Hello students, welcome to our channel Unfold Biology and I am Abhishek Aryan, your biology mentor. अभी आज का टॉपिक आपका होने वाला है मिक्चुरेशन, जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये अपन अब जो है सो आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा कि हम लोग ऑलमोस्ट अब आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो अब हमारा मुश्किल से एक और लेक्चर आएगा जिसमें कि पूरा अब एक्सक्रीशन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है सो फर्दर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जैसा कि मैं हर एक चैप्टर में लेके आता हूँ, तो वो भी आएगी। तो अब मैक्सिमम 2 लेक्चर्स और आएंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर्स में हमने जो है सो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पे पूरी बात कर ली थी, है ना। जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड चीज़ें थी, सब कुछ डिस्कशन हो चुका था आपका। एक बार आप देख लीजिए, ये देखो लास्ट टाइम मैंने एनसीईआरटी को भी पढ़ाया था एक एक लाइन करके, और जो मेरे बनाए हुए नोट्स थे। ठीक है, तो सारा कुछ अपन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कि कैसे जो है सो इसमें 3 पार्ट्स मेजरली होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। हाइपोथैलेमस, जेजी और हार्ट। तो हाइपोथैलेमस कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, प्रॉब्लम क्या थी, फिर उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा रहा था मेजरली इसमें हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में एडीएच का काम हो रहा था, है ना। तो वहाँ से मतलब हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स होते थे, वो फिर जो है सो एडीएच रिलीज करते थे। वहाँ फिर एडीएच क्या करता था, या तो उसके पास 2 तरीके थे, या तो ब्लड वेसल्स को ये क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, या फिर दूसरा क्या करता है, डिस्टल पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, मतलब जो डीसीटी है, वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा था कि ब्लड लॉस को बचा रहा था, और जो कम हो गई थी आपकी बॉडी फ्लूइड या ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर एंड अपेरेंटली द जीएफआर हैज़ बिन रिड्यूस्ड, तो उसको वापस से उसको मेंटेन करता है, मतलब बराबर पे लाता है। जो एक रेगुलर अमाउंट ऑफ जीएफआर होनी चाहिए थी, जो कि 125 ml पर मिनट होती है, उसको मेंटेन कर देता है। ठीक है, तो सारी बातें अपन कर चुके थे इसमें। जेजीएसएस था, उसका क्या काम था, उसके जो सेंसरी सेल्स होते थे, दैट वाज डीसी टीगा मैक्यूला डेंसा एंड इधर एफरेंट आर्टरी, और यही दोनों मिलकर के जेजीए एक एपेरेटस बना रहे थे। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कैसे ये डायग्राम जो है सो आपको समझनी है, और ये इमेजिन करना है इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है। इसी पॉइंट पे क्या हो रहा होता है कि जेजीए सेल्स है, वहाँ से रेनिन निकलेगी एंड रेनिन फर्दर एक्ट्स ऑन द एंजियोटेंसिनोजेन, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, और एंजियोटेंसिनोजेन को क्या कर देगा, पहले तो एंजियोटेंसिन 1, देन फर्दर एंजियोटेंसिन 2, और इसका जो होता है वो एंजाइम होता है कि क्या लिखा है यहाँ, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम, ऐसा ये एंजाइम था जो कि लीवर प्रोड्यूस करके देता है इसको। ठीक है, फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है सो 2 फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। एक तो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करके जीएफआर बढ़ा दे रहा है, दूसरा वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को जाकर के स्टिमुलेट कर रहा है कि भैया तुम एल्डोस्टेरोन निकालो, एंड देन एल्डोस्टेरोन विल फर्दर हेल्प्स इन रिअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम फ्रॉम डीसीटी। तो इतनी बातें अपने हो गई थी। एंड इसी प्रोसेस को क्या कह रहे थे अपन, रास कह रहे थे। फिर हार्ट आता है उसको, रास को चेक करने के लिए कि भाई तुम कुछ ज़्यादा तो नहीं बढ़ा गए, है ना। तो उसकी जो अपनी आर्टरी थी उसके अंदर सारे ब्लड फ्लो चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ट को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। एंड हार्ट की जो एएनएफ हॉर्मोन्स है, एंटी नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, दैट वाज एक्टिंग एंटागोनिस्टिक टू जेजीएसएस। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने एक बार आपको समराइज भी करा दी। ठीक है, तो आज हम अब जो है सो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज़ योर मिक्चुरेशन। आज का यही टॉपिक आपका होने वाला है। तो हम मिक्चुरेशन समझेंगे। मिक्चुरेशन बेसिकली क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। ठीक है, तो इससे इसमें कैसे कैसे न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट होता है। ठीक है, तो अपन सारी चीज़ें देख रहे होंगे, और by the end of this lecture you will get to know कि how we control the urine and how we pass the urine। तो उसमें कौन कौन से मसल्स हैं, फर्दर यूरेथ्रा में क्या चल रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या चल रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ यूरिन को अगर आप स्टोर करते हो, तो दैट द फीलिंग ऑफ अर्ज ऑफ यूरिन, है ना, अर्ज टू यूरिनेट, ऐसा जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको कब फील होती हैं। तो सारी चीज़ें अपन देख रहे होंगे। ठीक है, तो भाई जो नए बच्चे आए हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले तो सारी चीज़ें देख के आएँ। अगर आपको बस ये पढ़ना है टॉपिक, अब तो मैं मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी टॉपिक को किसी वीडियो में मैं छोड़ूँ नहीं। ठीक है,
मतलब पूरा करके ही निकलो वहाँ से। तो हर एक दिन जो है सो नया नया टॉपिक्स आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो जिसको भी मिक्चुरेशन पढ़ना हो तो ऑफकोर्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड जो हमारे बच्चे हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, एक एक वीडियोज़ देखे हैं अभी तक, ठीक है, सारी चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, वो सब कुछ उसी तरीके से आप पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है जी। चलो भाई, चलो शुरू करते हैं मिक्चुरेशन। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस, और अभी ध्यान से हम लोग मिक्चुरेशन पढ़ेंगे। देखो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बता दिया है, एक लाइन में तो बता ही दिया है कि प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। कि अब अपन कहाँ तक पहुँच गए थे, हमने ब्लड को, सॉरी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट भी कर लिया था कि कितना जो उसकी ऑस्मोलिटी रहनी चाहिए, जो फाइनल यूरिन बनी थी वो क्या था, 1200 मिली ऑस्मोल था, वो भी काम हो गया। फिर रेगुलेशन ऑफ किडनी भी हमने पढ़ ली। तो अब जो आप सोचो एक बार कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है सो फाइनली जो कलेक्टिंग डक्ट से जमा होकर के कहाँ पर स्टोर होगा, तो वो जमा होकर के स्टोर होगा आपका यूरिनरी ब्लैडर के पास। ये स्ट्रक्चर आपको याद है क्या? ये स्ट्रक्चर आपको याद है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या आपका कलेक्टिंग डक्ट है ना। और मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन में आपको बताया होगा मैंने कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट जो सो कॉमन कॉमन एक डक्ट है कलेक्ट कलेक्ट करने का। तो बहुत सारे नेफ्रॉन के जो ये वाला पार्ट होता है डीसीटी, वो जाकर के इसमें खुलता है। मान लो इस नेफ्रॉन के बगल में कोई एक और नेफ्रॉन है, ठीक है, तो उसका भी डीसीटी इसमें आकर के खुलेगा। बहुत सारे डीसीटी जो, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के जो डीसीटी है इस कलेक्टिंग डक्ट में आकर के खुलते हैं। सो दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर मेनी नेफ्रॉन्स, राइट। तो ये आपने इस डक्ट को अपना यूरिन आपने दे दिया, ठीक है, और इसने फाइनली 1200 मिली ऑस्मोल की यूरिन भी तैयार कर ली। अब जो है सो ये क्या करेगा, इससे आगे क्या होती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर होती है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के ये सारा यूरिन को पोर कर देगा। तो यूरिन अब धीरे 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 जमा होता जाएगा। तो आफ्टर सम अमाउंट ऑफ यूरिन जो है सो आपके यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वहाँ पे कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं जिनको ये फील होता है कि अब हमें जो है सो इस यूरिन को पास आउट करनी है, ठीक है। तो वो फीलिंग, वो जो अर्ज है ना टू पास द यूरिन, है ना, तो ये जगने लग जाता है, उस मसल्स को फील होने लग जाता है। तो वो मसल्स जो है सो ये फीलिंग को मतलब कि अफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू उस सिग्नल को भेजती है कहाँ, ब्रेन में, ठीक है। अभी अपन ये देख लो ना, अभी डायग्राम सब कुछ वही है, ठीक है। तो अपन डायग्राम से ही चलते हैं, ठीक है। तो देखो, बात का पहले डायग्राम समझ लेते हैं, फिर उसी की थियरी सारी लिखी हुई है। अब चूंकि इतने में आपको समझ नहीं आता ना, तो सारी चीज़ें मैंने खुद से लिखा अभी, ठीक है। तो देखो ये क्या है, पहले तो जानते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका यूरेटर था, ठीक है। और ये यूरेटर से जो है सो यूरिनरी ब्लैडर। आपको इनिशियल्स डायग्राम याद है क्या? एक बार मैं एनसीईआरटी की डायग्राम है, मैं उसका रेफरेंस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस बात को। ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ नेफ्रॉन वाली कहानी चल रही थी, है ना। फिर वहाँ से किसने कलेक्ट किया? यूरेटर, एंड देन यूरेटर पोर्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरेटर जो है सो कलेक्टिंग डक्ट से पहले कैरी करेगा, देन यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यूरेद्रा के थ्रू निकल जाएगा, हाँ। और आपको पता है ना, मेल के अंदर यूरेद्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ, है ना, सीमेन के लिए भी एंड यूरिन के लिए भी। बट फीमेल में यूरेद्रा अलग होता है एंड वजाइना अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ रहे हो, ये जो है ना, ये पोस्टेरियरली खुलती है, ठीक है। ये जो यूरेटर देख रहे हो आप यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वो पीछे से ऐसे आके खुलती है, ठीक है। इसी को अपन थोड़ा बेटर डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आइडिया आ गया आपको कहाँ चीज़ें चल रही है, ठीक है। ओके ओके ओके, नाउ कम ऑन टू द आर टॉपिक, ठीक है। तो ये देख लो आप, ये आपका क्या था, यूरिनरी ब्लैडर था, ठीक है। और ये सब क्या थे, दोनों यूरेटर थे। तो ये यूरेटर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको ये दिखेगा, ये यूरेटर जो है ना ऐसे आ रहा है इस पॉइंट पे आकर के। तो मैंने कहा ना कि ये पीछे से खुल रहा है, ठीक है। इसके डायसेक्टेड पार्ट्स हैं ये, ठीक है, जो डायग्राम है आपकी। तो आपको दिखेगा कि ये अंदर वाले पोर्शन से ऐसा एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, और यहाँ से फिर यूरेद्रा की ओपनिंग होती है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ एक ट्राइगोन जैसा फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे एक यूरेद्रल की भी ओपनिंग है, और ये दोनों ओपनिंग क्या हो गई, ये दोनों यूरेटर की ओपनिंग हो गई। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोन, ठीक है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ठीक है, जान लो, ओके।
अब आते हैं थोड़ा सा इसके वॉल के ऊपर कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस विल कंटिन्यू इनटू द यूरेथ्रा। ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, यूरेथ्रा तो होगी यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड। तो ठीक है, तो अभी देखो इसके जो वॉल है ना, यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल है, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है उसके ऊपर डिटर्सन मसल्स होती है। ठीक है, दैट इज अ स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स होती है, डिटर्सन मसल्स उसको कहते हैं, स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है भाई, चलो ओके। और यहाँ एक स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, एक नहीं बहुत सारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। तो रिसेप्टर्स का क्या मतलब कि कुछ न्यूरॉन्स होंगे वहाँ पे नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए, वहाँ जो है सो कुछ न्यूरॉन्स होंगे जिसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ होता है, आपके ब्रेन से होता है, और ब्रेन के फिर स्पाइनल कॉर्ड से होता है। तो ये सब सारी चीज़ें, तो ये सेंसरी पार्ट्स कौन सा हो गया आपका, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हो गए। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और आपको याद है क्या इसके जो टिश्यूज थे, इसके जो यूरिनरी ब्लैडर के जो टिश्यूज होते थे, ठीक है, इनसाइड से अंदर से जो इसके जिस चीज़ से ये यूरिनरी ब्लैडर बना है ना, तो उसके जो टिश्यू होते थे, तो एपिथेलियम टिश्यू में एक आपने पढ़ा होगा, अगर आपने टिश्यू पढ़ लिया कहीं से भी पढ़ा हो, तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट अगर आपने टिश्यू पढ़ा होगा तो वहाँ एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम आती थी, है ना, कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर शायद, हाँ। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर जो है ये होता था कि इसके जो एपिथेलियम की प्रॉपर्टी है ना, वो ऐसी है कि वो स्ट्रेच हो सकता है। दे हैव प्रॉपर्टी टू स्ट्रेच, है ना, ऐसे मतलब कि एक जैसे स्पंज जैसा नहीं होता कि अगर आप उसको रिलैक्स फेज में कर रहे हो तो ये मोटी लग रही है, बट अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको खींच भी सकते हो। ठीक है, तो थोड़ी सी वो स्ट्रेचेबल होती है। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको मान लो यूरिनेट करना है, ठीक है, बट मतलब आपकी अमाउंट ऑफ यूरिन जो है सो अक्यूमुलेटेड हो रखे हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, बट आप कहीं ऐसा इमरजेंसी कंडीशन में हो कि आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो वी हैव द कैपेबिलिटी टू होल्ड ऑन ना, ये चीज़ें तो है ना, हम रोक पाते हैं। तो बेसिकली इसमें वही हेल्प करता है कि डिटर्सन ये जो मसल्स हैं, ठीक है, ये कह लो मैं यूरोथेलियम की बात कर रहा था अभी अभी अपन ने उसमें कंटेंट में लिखा हुआ, मैं उसमें भी बता दूंगा। तो यही चीज़ है कि इसके अंदर जो मैंने एपिथेलियम का नाम लिया, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और इसी को यूरोथेलियम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एपिथेलियम है ना, दिस इज़ वेरी यूनिक एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के ही वॉल पे वो क्या होती हैं, ऐसे एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूरोथेलियम इज ऑल्सो, यूरोथेलियम ऑल्सो। ठीक है, तो मेजरली उसको मतलब इनिशियली कह रहे थे क्या, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बट चूंकि ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में ही प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल्ड इट अ यूरोथेलियम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रेचिंग की जो है वो कैपेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो वो अपनी वॉल्यूम्स को थोड़ा बढ़ा सकता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें समझ आ गई आपको। चलो, तो अभी इसके वॉल्स में एक डिटर्सल मसल्स है, आपने ये भी देख लिया, ये तो स्मूथ मसल्स होते हैं, बट मैं जो अभी बात कर रहा था दैट वाज एपिथेलियम मसल्स, तो इसको कनेक्ट मत कर लेना। डिटर्सल मसल्स का एक अलग फंक्शन है, है ना, वो चीज़ देख लेंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, बट इसको सिग्नलिंग मिलती है, डिटर्सल मसल को सिग्नल मिलता है। ठीक है, तब जा करके ये करता है। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना आप, ये ये पूरा ये डिटर्सल मसल ये है, तो इसको सिग्नल देख रहे हो यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो वो सिग्नलिंग मिलती है, बट जो एपिथेलियम है ना, उसका नेचर ही होता है वो स्ट्रेच करने का। ठीक है, तो मैं इस पे चला गया। ठीक है, तो अभी बहरहाल हम इस डायग्राम पे आते हैं। ओके, तो भैया हुआ क्या, पहले तो वॉल्यूम्स इसके अंदर बढ़ रहे हैं, यूरिन के बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर जो है वहाँ के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे, मैंने कहा ना स्ट्रेच रिसेप्टर मतलब स्ट्रेचिंग की तो कैपेबिलिटी थी उसके अंदर, और इस कैपेबिलिटी को फील करती थी, उस कैपेबिलिटी को सॉरी वो कैपेबिलिटी तो उसके अंदर एडजस्ट करने के लिए थी। ठीक, बट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर इज सेंस्ड बाय होम, इज सेंस्ड बाय स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, आपने हर जगह वो पढ़े हैं, रिसेप्टर्स पढ़े हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते थे, सेंसरी सेल्स होते थे। ठीक है, तो आपने हाइपोथैलेमस में पढ़ा था न्यूक्लिया, वो क्या था, सेंसरी सेल्स थे। आपने उसमें जो पढ़ा ना जेजीएम है मैक्यूला डेंसा, दैट वाज आल्सो द सेंसरी सेल्स। तो चेंज को जो भी चीज जो है सो सेंस कर रहा है, कुछ भी चेंजेस हुए एंड दैट वाज सेंस्ड बाय सम सेल्स, दैट सेल्स इज नोन एज बेसिकली
द सेंसरी सेंस, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके स्ट्रेस रिसेप्टर है वो सेंस करता है। ओके, चलो बहुत हो गया। तो ये सेंस करके जो है सो अपने अफेरेंट वेन से या फिर अफेरेंट उसकी क्या होती है, नर्व होती है, ठीक है। अफेरेंट नर्व से क्या करती है, वो सिग्नल को भेजती है। सबसे पहले कहाँ, सबसे पहले भेजती है वो कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर मैं इसको टू बी मोर प्रिसाइज, ये सैक्रल पार्ट होते हैं, ठीक है। S2 से S4 ऐसा मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो S2 से S4 ऐसे सैक्रल पार्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। आपको नहीं जानना होता, बस ये जान लो कि स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के ये इस सिग्नल को पहुंचाती है। न्यूरॉन ट्रांसमिशन आपने पढ़ा है क्या? अगर पढ़े होगे तो आपको समझ आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। दो चैप्टर के बाद ये आएगा, इसके बाद लोकोमोशन एंड देन वो, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाएगा, तो अपन उसमें भी देखेंगे कि न्यूरॉन की जो सिग्नलिंग होती है वो कैसे ट्रांसमिट होती है। वहाँ अफेरेंट भी देखेंगे, इफेरेंट भी देखेंगे। अगर किसी बॉडी से, किसी ऑर्गन से, किसी सोमैटिक सेल से जो कोई भी सिग्नल्स लेके ब्रेन तक पहुंचाएगा ना, तो दैट इज अफेरेंट, ठीक है, मतलब लेके जा रहा है, ठीक है। और इफेरेंट मतलब वापस से आ रहा है। तो अगर मैं स्क्रीन वाले की बात करूँ, स्क्रीन वाले नर्व की बात करूँ, ये क्या है, नर्व सेल्स ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रीन वाले नर्व सेल्स की बात करूँ तो दैट इज सेंसरी, और इसको अफेरेंट भी बोल देंगे, राइट। और उसके बाद ये जो वापस इसको रिस्पॉन्स करने आया कि भाई तुमने जो मैसेज दिया था उसका रिस्पॉन्स ये है, ठीक है। तो ये पहले तो मैसेज लेके जाता है, एंड देन दिस ब्लू डिनोट्स व्हाट, रिस्पॉन्स। ओके, सो इसने सेंस किया कि भाई हमारे वॉल्यूम जो है सो बढ़ रही है, हमारे अंदर जो है सो वॉल्यूम बढ़ रही है, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, ठीक है। तो ठीक है, तो ये अपना मैसेज लेकर के गया कहाँ, ये गया स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। एंड स्पाइनल कॉर्ड की पहुंच कहाँ तक है, ब्रेन तक है। तो ब्रेन के पास क्या क्या हो रहा है मेरे को नहीं जानना अभी, ठीक है। ये पोन्स के पास ले गया, पोन्स इज अ व्हाट, वो जो स्मॉल क्या था जी, हाइंड ब्रेन था, हाँ ठीक है। तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है क्या, पोन्स, एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फिर यहाँ से वहाँ तक। तो ऐसे करके वो पूरा सिग्नलिंग चलती है। बट अपने को ये जानना है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को इसने कहा कि भैया भैया हमारे पास जो है सो ब्लड की वॉल्यूम्स, सॉरी यूरिन की वॉल्यूम बढ़ रही है, तुम कुछ करो। तो ठीक है, और ये फटाक से इधर से मैसेज पहुंचा रहा है, मैसेज पहुंचा रहा है, और वापस इसको फिर रिस्पॉन्स लेकर के आ रहा है कि हाँ भैया चलो चलो तुम एक काम करो, तुमको मैं एक रिस्पॉन्स देता हूँ, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स जो है, ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये रिस्पॉन्स ऐसे मोटर रिस्पॉन्स की तरह वापस से इसके पास आएगी, ठीक है। तो इसमें भी ये दो तरीके के रिस्पॉन्स, तो ये जो ले गया था और ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो ना, ये दोनों रिस्पॉन्स का ही है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स का है और ये सेंसरी का है, ठीक है। जो रिस्पॉन्स होता है उसी को मोटर भी बोल देते हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है ना आपको समझ में आ जाएगा जब अपन वो कर रहे होंगे, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। चलो, तो अभी अपन देखते हैं ये क्या है। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये पहुंचा कहाँ, डेट्रेसर मसल के पास। डेट्रेसर मसल के पास ये पहुंचा, और वहीं के मसल्स जो है सो सेंस भी करके ले गए थे, ठीक है। सेंस करके मैसेज पहुंचाए थे। अब उसी को जो सो वापस से जवाब मिल गया। तो जवाब क्या मिला कि ये कहते हैं डेट्रेसर भाई तुम क्या करो, अपने तुम्हारे अंदर जो वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब तुम क्या करो, इसको कॉन्ट्रैक्ट करो, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करो, मीन्स रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। ये जो मैं प्रोसेस होती है ना, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ को पिचकाना, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ बाहर निकालनी है तो यहाँ प्रेशर बढ़ाओ, तब तो ऐसे ही फोर्स जनरेट होगा। तो वो क्या करता है, अपने आप को ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ना, उसके बाद ये जो मान ली जो भी यूरिन होगी वो आगे की तरफ पुश हो जाएगी, ठीक है। तो इस यूरिन को पुश पुश कर दिया उसने, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट अब बाहर नहीं निकल आएगा, उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसको होल्ड करके रखने के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ दो तरीके की कौन से होते हैं, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अब स्फिंक्टर का क्या मतलब होता है, स्फिंक्टर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें हैं ऐसे दरवाज़ा जैसा, ठीक है, कि आप अभी तक दरवाज़ा बंद करके रखे हुए, ठीक है। जब तक कि फोर्स आ रहा है, ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि अब उसको खोलना है। बट उसमें भी एक इनवॉलेंट्री होता है, एक वॉलेंट्री होता है। तो ये इंटरनल वाला जो है ना आपका, वो इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री होता है कि उसको पता है कि अभी कब खुलना है कब नहीं खुलना है, ठीक है। उसमें अपना कंट्रोल नहीं है, राइट। इनवॉलेंट्री मीन्स क्या होता है, सिंपली कि जो हमारे बश में नहीं है, हम जिस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हम स्मूथ मसल्स की कोई भी मूवमेंट कराएं, वो हमारे बस में नहीं है ना।
हार्ट की मूवमेंट हम करा रहे हैं, वो हमारे बस में नहीं है, हमारे विल पे नहीं है ना। तो जो भी चीज़ें हमारे विल पे नहीं है, दैट इज व्हाट मैं क्या कह रहा था अभी, हाँ, इनवॉलेंट्री, राइट। एंड जो हमारे विल पे है कि मैं, चलो मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पैर इधर फेंक रहा हूँ, जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, तो एक्सटर्नली जो हमारे कंट्रोल में है दैट इज व्हाट, वॉलेंट्री। तो ये जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, और जो इंटरनल स्पिंक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री होते हैं तो अपने अंदर जो है सो ये रोकेगा चाहे बाहर फेंकेगा, उसके अपने कंट्रोल पे चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन ये बहुत हद तक कोशिश करता है कि ये अपने लीकेज को प्रिवेंट करे, ठीक है। मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब इसका जो भी कैपेसिटी था, ठीक है, वो कंप्लीट अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आ चुका है। अब उसको पुश होकर बाहर जानी है, तब जाकर के ये खुल जाएगी, तब जाकर के ये खुल जाएगी, ठीक। उसके बाद भी अगर यहाँ भी यूरिन आ गया ना, तो हमारे पास अभी भी कैपेबिलिटीज है कि हम इसको अभी भी रोक सकते हैं। तभी तो आपने बहुत ऐसे इमरजेंसी कंडीशंस झेले होंगे, क्लास चल रही है और भाई बहुत तगड़ी आ रखी है ना, तो कैसे निकले, ट्रेन में है, बस में है, तो इस तरीके की चीज़ें डेली लाइफ में अपन हमेशा फील करते हैं, ठीक है। तो बट फिर भी ऐसा लीकेज होता तो नहीं है ना यार, है, ऐसा लीकेज तो होता तो नहीं है, कितना भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही रेयर ही ऐसा चांस है कि एक एडल्ट में, एक ऐसे सेंसिबल इंसान के अंदर जिसका बॉडी फंक्शनिंग ठीक है, वो ऐसे लीक हो जाए, ठीक है। तो बहुत हद तक यहाँ जो है सो हमारे कंट्रोल में होता है, यहाँ तक हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं था, ठीक है। इसका वॉल्यूम बढ़ा, वो एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। उसका वॉल्यूम बढ़ा कुछ अमाउंट, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा आधा भर गया तो ये खुल जाएगा, नहीं। ये तभी खुलेगा जब ये देखेगा कि भाई बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ से जनरेट होने लग गई, तो ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गया। अब इसको खोलने के लिए हमारी विल चाहिए, ठीक है। तभी तो आप, व्हेन यू पास द यूरिन, दैट इज योर विलिंग, ओके। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ की जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर है, आप यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो क्या, दिस वन इज अ वॉलेंट्री, वॉलेंट्री एंड दिस वन इज इनवॉलेंट्री। बातें यहाँ तक सारी क्लियर है क्या, ठीक है। तो अभी हुआ क्या था, यहाँ से रिस्पॉन्स आया था ना, अभी ब्रेन से क्या हुआ था, रिस्पॉन्स आया था। तो रिस्पॉन्स आने से क्या किया इसने, अभी अपने को ये समझना है कि भैया डिटरसर मसल क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसके जो भी अमाउंट्स ऑफ यूरिन इसके अंदर भरे हुए थे, दैट विल बी पुश्ड इनटू यूरेद्रा, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है सो यूरेद्रा में जाने की कोशिश करेगा। तो एक दरवाज़ा यहाँ है, एक दरवाज़ा यहाँ है, कुछ अमाउंट तक ये तो बचा लेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाएगा ड्यू टू वेरी मच यूरिन, तो ये भी फिर खुल जाएगा। उसके बाद बचाने वाला बस एक ही है, ठीक है। तो दैट इज एक्सटर्नल स्पिंक्चर। तो ओवरऑल बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। बट ये सब सारी चीज़ें जो है सो कंट्रोल कहाँ से हो रही थी, चाहे डिटरसर मसल का कॉन्ट्रैक्ट करना हो, चाहे इस स्पिंक्चर को इस स्पिंक्चर का खुलना हो, चाहे फिर ये जो आपका लास्ट वाला स्पिंक्चर था यहाँ पे एक्सटर्नल स्पिंक्चर, इसका खुलना हो, तो सब कुछ के लिए सिग्नलिंग आता है प्रॉपरली, ठीक है। सब कुछ के लिए ब्रेन से सिग्नलिंग आता है, ठीक है। अगर अपन विल से भी यूरिनेट कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रेन से ही सिग्नल आ रहा है। तो यही फर्क देखो कि ये दोनों क्या था भैया, पैरासिम्पैथेटिक थे, है ना। अभी आपको इतना नहीं जानना पेल्विक क्या है, ये सब बस पैरासिम्पैथेटिक जानो कि ये सब सारा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। क्यों, क्योंकि यहाँ तक हमारा विल नहीं था ना। एक तो भैया ये स्मूथ मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे, हमारे कंट्रोल पे तो नहीं है। तो जो दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं, दो तरीके के क्या होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं। एक सोमैटिक रिस्पॉन्स होते हैं, एक ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स होते हैं उस पर अपना कंट्रोल नहीं है, वो खुद मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारी फंक्शनिंग हो रही है ना। पेट क्या कर रहा है हमसे पूछ के करेगा, इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, लिवर क्या कर रहा है, किडनी क्या कर रहा है हमसे, ब्रेन क्या कर रहा है हमसे पूछ के तो नहीं करेगा। तो सब कुछ क्या है, ऑटोनोमिक है, राइट। तो दैट्स वाई इट इज अ पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक इज अ काइंड ऑफ ऑटोनोमिक नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो ये ऑटोनोमिक के अंदर आता है, क्लियर। तो ये पैरासिम्पैथेटिक हो गया। लेकिन ये वाला जो वो सोमैटिक है भाई, सोमैटिक है, ठीक है। सोमैटिक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे कंट्रोल में। तो ऐसे दो तरीके के इम्पल्स आ भी रहे हैं, है ना। तो इसके लिए अलग तरीके के ये, इसीलिए देखो इन दोनों को कलेक्टिवली कहा। एक यहाँ पे दो अलग अलग सेंस भी है, सेंसरी है, मतलब ये ले जाने वाला था, बट ये ले जा रहा हो, चाहे ये लेके ब्लू वाला लेके आ रहा हो, तो ये सारी चीजें क्या है, इनवॉलेंट्री है ना, अपने कंट्रोल में नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है सो ले जाने वाला भी होगा और वापस रिस्पॉन्स वाला भी होगा। सेंसरी एंड रिस्पॉन्स दोनों के लिए
सेंसरी एंड मोटर दोनों तरफ के पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं। उसी तरीके से सोमैटिक सोमैटिक में भी जो है सो सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये ले भी गया होगा, वापस लेके भी आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो आप समझ रहे हो यूरिन पास करना इज नॉट अ वेरी इजी थिंग, उसमें भी कितने सारे मैकेनिज्म जुड़े हुए हैं। और इसी जितने भी इसमें आपने न्यूरल वाला एंगल देखा ना, दैट्स कंप्लीट न्यूरल मैकेनिज्म इज नोन एज द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, दिस कंप्लीट न्यूरल मैकेनिज्म कि कैसे कैसे यहाँ से क्या सेंस हुआ, सेंस होकर के कहाँ गया, वापस से क्या रिस्पॉन्स आया, किसको किसने कैसे रिस्पॉन्स किए। ठीक है, डिट्रेसर के लिए ये रिस्पॉन्स है, इनर स्पिंचर के लिए कैसा रिस्पॉन्स है। तो इन तीनों को जो भी आप कहोगे ना, ये जो ऑटोनॉमिक वाले पार्ट थे उसको क्या कह दिया आपने, पैरासिम्पैथेटिक कह दिया। ठीक है, कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है जो ये सब सारा काम करा रहा है। और उसको क्या कह दिया आपके, सोमैटिक कह दिया। आपको नहीं जाना ये प्यूडेनल क्या है, ठीक है, पेल्विक क्या, अभी नहीं जाना, बस सोमैटिक इसका वर्ड पकड़ो एंड पैरासिम्पैथेटिक पकड़ो, राइट। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब अपन इससे आगे बढ़ जाए। और यकीन मानो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जो भी थियोरेटिकल पार्ट्स अपन ने लिखा है। ठीक है, बट अब हो गया 26 मिनट हो गए। अब मेरे को लगता है 5 से 10 मिनट में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस ख़त्म हो गई। हाँ, अब यहाँ से इसको एक चीज़ मैंने लास्ट में नहीं बोला कि अब इसको जो है इसको भी रिस्पॉन्स मिल गया कि चलो ठीक है, चलो ठीक है तुम निकाल दो। तो इसके पास भी जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, तो वो भी अब खुल जाएगा। वो हमारे विल पे होता है, हम चाहेंगे, हम जब भी सही जगह देखते हैं तो वहाँ यूरिनेट करते हैं ना। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमने इस स्फिंक्टर को भी खोल दिया और फिर हमारा पूरा यूरिन जो है यहाँ से ड्रॉपलेट के फॉर्म में वापस निकल गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कितने कोऑर्डिनेटेड वे में मैं हर बार आपको बताता हूँ, हर बार मैं आपको एहसास कराता हूँ कि बॉडी की फंक्शनिंग कितनी एफिशिएंट है। आप एक ह्यूमन नहीं तैयार कर सकते भैया खुद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया वो काफ़ी है। ठीक है, आप बॉडी तो क्या एक ब्लड नहीं तैयार कर सकते आर्टिफिशियल, है ना। तो देख रहे हो कितने एफिशिएंट मैकेनिज्म है। अगर नहीं होती, ये वाला नहीं होता, बताओ, एक्सटर्नल स्पिंचर नहीं होता। और मैं बता दूं, बच्चों के अंदर ये बहुत कमज़ोर होता है, बच्चों के अंदर ये बहुत कमज़ोर होता है। इस एक बार इसने अलाउ कर दिया फिर वो हो जाता है। ठीक है, एक बार इसने अलाउ कर दिया, ये भी तो कुछ हद तक रोक रहा था ना, बट जब इसकी प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद एक ही बंदा था जो रोक सकता था, दैट वाज एक्सटर्नल स्पिंचर। और मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के अंदर ये कमज़ोर होती है। तो दैट्स वाई आपको पता है बच्चों के साथ क्या हालत होती है, वो देख के तो नहीं करते ना। ठीक है, तो उसका वही रीज़न है कि एक्सटर्नल स्पिंचर इसका कमज़ोर हो गया, या फिर कुछ आपकी ऐसे एबनॉर्मलिटीज़ हैं किडनी के अंदर, इसमें कुछ नर्व वाले पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको भी हो सकती है ना। तो ये सब सारी चीज़ें चलती हैं। अब आते हैं मैंने क्या क्या लिखा है, और यकीन माने मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा है। ठीक है, देखो आप, बस मैं रीडिंग करूँगा। हाँ, यूरिन फाउंड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर। इसके द्वारा बीच में वाया लगा देना आप, क्या, यूरेटर। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी होती है भाई 400 से 500 ml। ठीक है, 400 से 500 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है। ml ही है ना, मैं देख, एक बार आप चेक करें, मैं देख लूँगा। ठीक है, 400 से 500 ml तक इसकी मतलब कैपेसिटी होती है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी विच द यूरिनरी ब्लैडर कैन होल्ड, दैट इज 400 से 500 ml ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये यूरिन को स्टोर करता है, तब तक करेगा जब तक कि यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली फुल नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी विल नहीं चलेगी। उसके बाद यहाँ तक तो आपकी विल नहीं चलेगी ना, यहाँ तक तो आपकी विल नहीं चलेगी, उसके बाद ये रिलीज करना शुरू कर देगा भाई। ठीक है, तो ये बातें हो गई। The wall of the urinary bladder is made up of the transitional epithelium. ठीक है, that is also correct, मैंने बता दिया था। transitional epithelium क्या होती है, that have the which allows to stretch and contract the wall of the urinary bladder. clear clear clear। तो इसी के पास, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के पास ये कैपेबिलिटी होती है, दैट्स व्हाई यूरिनरी ब्लैडर कैन स्ट्रेच, है ना। अगर उसके अंदर जो है ना, अगर कम यूरिन है, आप पानी ही नहीं पी रहे हो, स्टार्वेशन पे हो, ठीक है, आप फास्टिंग में हो, तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच होएगा ही नहीं। ठीक है, वो अपना रिलैक्स स्टेट में रहेगा। ठीक, तो उसके पास लेकिन कैपेबिलिटी है, और ये कैपेबिलिटी कौन देती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम देती है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द यूरोथेलियम। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये यूरेद्रा और यूरिनरी ब्लैडर दोनों ही दो ही जगह प्रेजेंट होते हैं पूरे बॉडी के अंदर। ऐसा एपिथेलियम जो बस यूरिनरी ब्लैडर और यूरेद्रा के अंदर ही प्रेजेंट हो, दैट्स व्हाई इट इज यूरेथ्री। यूरो मीन्स व्हाट, यूरिन।
तो थीलियम तो आपको पता है एपिथीलियम वाला। क्लियर, बढ़े आगे। अभी मैं थोड़ा इसको खींच रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अब यूरिनरी ब्लैडर भैया भर चुका है। तो जनरली क्या होता है, मतलब ऐसे जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको ऐसे पढ़ना है, यूरिनरी ब्लैडर ने जो है सो उसके अंदर जो एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ यूरिन कलेक्ट हो गए तब जाकर के सिग्नल्स को सेंड करता है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता होगा कभी कभी आपको थोड़ी कम भी लगी है और अगर आप चाहें तो आप कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप कर पाते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि 200 से 300 ml भी अगर हो गया तो फिर ये सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। ठीक है, फिर आपके विल पे। ओके, तो यहाँ लिखा क्या, यूरिनरी ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू स्पाइनल कोड वाया एफरेंट। ब्रेन तक पहुँचाना है, लेकिन कैसे, स्पाइनल कोड से वाया अफरेंट नर्व। अफरेंट नर्व में किसको कह रहा हूँ, इस सेंसरी वाले ग्रीन वाले पार्ट को कह रहा हूँ कि इसके थ्रू आपने यहाँ से जो भी सेंस किया था, इसके अंदर वॉल्यूम को जो भी आपने सेंस किया था, आपने कहाँ पहुँचाया, आपने पहुँचाया स्पाइनल कॉर्ड के पास। एंड देन स्पाइनल कॉर्ड जो है सो स्पाइनल कॉर्ड के वाया फिर ये कहाँ पहुँच गया, ब्रेन में। ब्रेन से फिर वापस से जवाब आता है और ब्रेन एक एक तो रिस्पॉन्स देता है डेटर्सम मसल को, और दूसरा रिस्पॉन्स किसको देता है, इंटरनल स्पिंचर को, और तीसरा रिस्पॉन्स किसको देता है, एक्सटर्नल स्पिंचर को। बट इसको जो देगा वो ऑटोनोमिक होगा। अब ऑटोनोमिक सेंसरी भी होंगे और मोटर भी होंगे, क्योंकि यहाँ अपना बस नहीं चलता, दैट्स वाई। बस आपको ये ध्यान रखनी है। और जहाँ अपना विल चलता है दैट इज फॉर सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो सोमैटिक हो गया ये। ओके, क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो कुछ भी इसमें आपको नया तो नहीं दिख रहा होगा लिखने वाली चीज़ों में। ठीक है, ओके ओके ओके, तो ये बातें क्लियर है भाई। अब क्या इफरेंट मतलब मोटर वाला जो रिस्पॉन्स लेके आ रहा था, एक्ट्स ऑन यूरिनरी ब्लैडर एंड इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेटर्सन मसल। भैया अब तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रही थी ना, तुमने मैसेज भिजवाया था, चलो अब तुम एक्शन शुरू करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट कर दो। कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी यूरिन है तुम्हारे पास वो पुश डाउन हो जाएगी नीचे की तरफ यूरेथ्रा के पास। तो ये सब सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेटर्सन मसल करा देगा एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मींस क्या होता है, आप नहीं समझे। कॉन्ट्रैक्शन मींस दबा रहे हो ऐसे करके, ठीक है, और दूसरी आपकी एक पाइप ही है, ठीक है, तो इसको तो रिलैक्स करोगे ना। आपने यहाँ से छोड़ा और इसको भी दबा रखा तो फिर तो बीच में फंस रहेगा। आपने इसको ऐसे दबाया, बलून होती है, बलून की अगर आप बलून से कुछ भी निकालना हो आपको, तो जो आपकी वो फंडस वाली पार्ट है, जो आपकी लार्ज पार्ट है एंड लार्ज पार्ट है, आपने उसको ऐसे कंप्रेस किया, राइट। बट ये जो आपके टिप है, टिप को ही आपने बंद रखा, फिर क्या फ़ायदा, तो ये बर्स्ट कर जाएगा, है ना। बट हमें तो बहुत ही आसानी से फ्लो करानी है ना, तो आपको जो है सो ये टिप वाली जो स्पिंक्चर है उसको क्या करेगा, धीरे धीरे उसको रिलीज करेगा। भाई तुम अब खुल जाओ, क्योंकि यहाँ से आ रहा था सामान और इसको खोल दिया तो ये आराम से पास हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए क्या होता है कि साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंक्चर, तो इन दोनों को क्या कराती है, यूरेथ्रल स्पिंक्चर को रिलीज ये रिलैक्सेशन कराती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स पिचकाना, रिलैक्सेशन मीन्स खोलना। ठीक है, ये बात है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसको क्या कराती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है, और इसको क्या करती है, खोलने की कोशिश करती है, मीन्स रिलैक्स करती है। तो जगह देगा तभी तो पास होगा भाई। ठीक है, तो इसमें ये जो स्पिंक्चर थे, ठीक है, यूरेथ्रल स्पिंक्चर, कॉमनली कॉल्ड यूरेथ्रल स्पिंक्चर, दोनों, इन दोनों के लिए क्या सिग्नल आता है कि तुम रिलैक्स करो, तुम स्पेस बनाओ, तभी तो निकलेगा। इधर से फोर्स होकर आ रहा था। ठीक है, डैम में क्या होती है, पानी आ रही है, अगर आपने डैम को बंद कर दिया, ठीक है, तो फिर पानी नहीं जा पाएगी ना, वो जमा रह जाएगा। उधर से बहुत फोर्स थी, बट आपको अगर पैसेज कराना है, मतलब उसको निकालना है, तो आपको रास्ता देना पड़ेगा ना। तो उस डैम की जो गेट होती है उसको तो खोलना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ उसके लिए क्या सिग्नल था कि भाई तुम उसको रिलैक्स कर दो। ठीक है, तो रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंक्चर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेटर्सल मसल, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, एकदम सवाल खूब पूछते हैं इससे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, डेटर्सल मसल, एंड रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट, यूरेथ्रल स्पिंक्चर। तो मैंने अलग से बता दिया है कि इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। ठीक है, और इंटरनल इनवॉलेंट्री होते हैं और एक्सटर्नल वॉलेंट्री। ठीक है, अब इसमें से आप बताओ इनवॉलेंट्री के लिए कौन सा रिस्पॉन्स ऑटोनोमिक, और वॉलेंट्री के लिए कौन सा सोमैटिक। ठीक है, अब फिर क्या होगा, अब इसने अगर ये रिलैक्स हो गया तो यूरिन जो भी थे अब धीरे धीरे वो यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, एंड सम जनरल फैक्ट्स अबाउट यूरिन। तो प्रोसेस आपका मिक्चुरेशन हो गया, है ना, आपने यूरिन पास आउट कर दिया। ठीक है, अब कुछ यूरिन से रिलेटेड, चूंकि यूरिन यूरिन बार बार हम पढ़ रहे हैं, तो यूरिन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है। दैट इज कि ह्यूमन एडल्ट एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन पर डे। आपको मैंने पहले भी बताया था,
याद है आपको जब जीएफआर बताया गया था तो 125 ml पर मिनट था, बट 180 लीटर पर डे था। तो 180 लीटर जो जीएफआर बना था, दैट इज नॉट वी आर गोइंग टू यूरिनेट। उसके 99% चीज़ों को क्या करना है अपने को, रीअब्जॉर्ब करनी है, बस यूरिया को बहने देना है। ठीक है, और उसमें आप क्या, अगर पूरे दिन अगर आपने 1.5 लीटर 1 से 1.5 लीटर यूरिन को पास किया ऑन एन एवरेज, ठीक है, दिस माइट वेरी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, या फिर आप कितना पानी पी रहे हो नहीं पी रहे हो, तो दिस पे वेरी कर सकता है। बट ऑन एन एवरेज एक जनरल ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन की ये डेटा है आपके पास। ठीक है, और अगर 1 to 1.5 लीटर अगर आप यूरिन पास करो, उसमें से 25 से 30 ग्राम यूरिया पास कर रहे हो, राइट, क्योंकि यूरिन से ही तो यूरिया पास करोगे। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 से 1.5 लीटर यूरिन को आप पास कर रहे हो, इसके अंदर 25 से 30 ग्राम यूरिया भी आप एक्सक्रीट कर रहे हो। ठीक, और जो यूरिन की कलर होती है पेल येलो होती है विथ कैरेक्टरिस्टिक ओडोर, उसकी कुछ अपनी एक स्मेल होती है। ठीक है, एंड पीएच उसकी क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। ठीक है, पीएच क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है, समवेयर अराउंड 6। एनसीईआरटी का डेटा ये 6। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड यूरिन के सैंपल से हमें जो है सो बहुत सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प होता है। हम बहुत सारी चीज़ें यूरिन के सैंपल से पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कभी भी डॉक्टर के पास गए होगे तो ब्लड की टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह कराते हैं ना, तो यूरिन के टेस्ट से हम बहुत चीज़ पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा था, ब्लड ही तो यूरिन बना था ना फाइनली। ब्लड के अंदर से ही सारी चीज़ें फिल्ट्रेट होकर के अपन ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्ट्रेट तैयार किया, एंड दिस फिल्ट्रेट को हमने बहुत सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर ली, उसको बहुत सारी चीज़ें से पानी वहाँ से निकाल लिया, तो फाइनली हमने एक यूरिन तैयार करा। ठीक है, तो क्या है वो आपके बॉडी का हाल तो वहीं तो बताएगा। ओके, स्टूल बताएगा, ये यूरिन बताएगा, ब्लड बताएगा। दीज आर सम सैंपल्स विच इज़ वेरी यूजफुल इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। ठीक है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में फिर पाया जाता है कि अगर आपके यूरिन में कुछ ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, दैट मीन्स कि आपको ग्लाइकोसूरिया हुई। ग्लाइकोसूरिया है, ग्लाइकोसूरिया टर्म है कि अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि ग्लाइकोसूरिया। और अगर आपके यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो उसको कह देंगे कीटोन मिल रहा है। अब कीटोन बॉडी क्या होती है, तो कभी कभी क्या होती है कि ग्लूकोज नहीं मिल पाती है उतने एफिशिएंटली, उतना ज़्यादा जितना ग्लूकोज की ज़रूरत है तो नहीं होती, तो लीवर अपने फैट को तोड़ के कीटोन बॉडीज बनाती है। ठीक है, आपको पता होगा केमिस्ट्री में कीटोन क्या होती है, ऐसी फॉर्मूला होती है, जनरल जो स्ट्रक्चर होती है ये कीटोन होती है। ठीक है, एसीटोन वगैरह पढ़े हो ना, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो कीटोन बॉडीज बनती कैसी है, बेजरली ये ग्लूकोज को ही निकलना था यूरिन से। ठीक है, अगर निकलता तो भी, तो बट क्या होता है कभी कभी ग्लूकोज नहीं मिल पाता, तो फैट की जो लीवर की जो फैट है ना, तो वो टूट करके कीटोन बॉडीज बनती है। ठीक है, तो एंड अगर कीटोन बॉडीज पाई गई है यूरिन के अंदर, तो दैट इज नोन एज अ कीटोन्यूरिया। और ये दोनों ही चीज़ें किसके इंडिकेटिव है भाई, कि डायबिटीज मिलाइटिस हो रही है आपको। फिर आप अपनी ब्लड शुगर टेस्ट कराओ और फिर उसकी फिर मेडिकेशन फर्दर करवाओ। दीज आर सम इंडिकेटिव्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। जो आपने मधुमेह सुना है ना, चीनी की बीमारी, दैट इज समथिंग डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, उसके मेजर कॉज क्या क्या है, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया। ओके, चलो तो ये चीज़ें हो गई। अब अपन क्या करते हैं, मिक्सचुरेशन का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। तो अभी कुछ रहा ही नहीं है। अभी देखो ये सारी चीज़ें हमने एक बार यहाँ पढ़ ली, और समझ तो हमने ऑलरेडी इस डायग्राम से ही रखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन सब कुछ आराम आराम से एक एक चीज़ें कवर करते चलेंगे। ठीक है, कुछ भी मेरे को हड़बड़ी नहीं है, राइट। तो पढ़ लेते हैं। Urine found by the nephron is ultimately carried to the urinary bladder, where it is stored till the voluntary signal is given by the central nervous system. ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। इसमें कुछ आपको नया लग रहा है क्या, कि हमने नेफ्रॉन से जो यूरिन बन गया था फाइनली, उसको यूरिनरी ब्लैडर तक कैरी किया, एंड यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाया, और यूरिनरी ब्लैडर उसको तब तक स्टोर करके रखेगी जब तक कि वॉलंटरी सिग्नल हमको नहीं मिल जाएंगे। तो वॉलंटरी सिग्नल मीन्स व्हाट, द लास्ट सिग्नल वॉज वॉलंटरी सिग्नल ना, जो कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को मिल रहा था। अब देखो कितना आसान हो गया एनसीईआरटी पढ़ना। अब सोचो आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, क्या समझ में आएगा। दैट्स वाई अ गुड लेक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप कहीं से भी एक बार बहुत ढंग से पढ़नी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि वॉलंटरी सिग्नल्स आपको जब तक नहीं मिल पा रही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तब तक आप उसको स्टोर करके रखोगे, राइट। ओके, दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब आपको पता है कि सिग्नल आया कब। ठीक है, सिग्नल जो आया था तो इनिशियल काम क्या हुआ था, सबसे पहले तो यूरिनरी ब्लैडर ने अपने अंदर कॉन्ट्रैक्शन किए थे। ठीक है,
सिग्नल सॉरी ये अलग से कह रहा है, सॉरी। द सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद द यूरिन। जब वो यूरिन से फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तब जाकर के वो सिग्नल भेजता है ना उसके क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास, है ना। तो वहां से शुरू हुई थी सिग्नलिंग, शुरू कहाँ से हुई थी, तो ये कह रहा है सिग्नलिंग शुरू तब हुई थी तो जब यूरिनरी ब्लैडर जो है सो यूरिन से फिल हो गई थी, और जो स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिन, और वो स्ट्रेच कर गया था, तो वहां से सिग्नलिंग स्टार्ट हो गई थी। इन रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स में जो है सो क्या इसको जवाब मिलता है कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द सीएनएस। ठीक है, अच्छा पहले इसने इनिशिएट किया था, ओके। जो वहां पर सेंसरी सेल्स थे ना, वो उसने सेंस किया था, ठीक है। और सेंस क्यों किया था, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है वो स्ट्रेच होने लगी थी। स्ट्रेच, अब स्ट्रेच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अब स्ट्रेच के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कौन, वो जो वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम वगैरह थे सब, ठीक है। तो सब कुछ देख रहे हो कैसे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशिएट किसने किया, ये कह रहा है। तो आपको डायग्राम से एकदम क्लियर हो गया होगा कि इनिशिएट किसने किया, तो इनिशिएट इसने किया था ना। देखो ना, ये सेंसरी जो रिसेप्टर्स थे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, सॉरी, जो सेंसरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे, उसने इसको इनिशिएट किया और ये यहाँ तक लेके चला गया। ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, और उसमें कुछ है नहीं। इन रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स में क्या होता है कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सिग्नल्स सेंड टू द सीएनएस, सीएनएस के पास उसने भेजा, और सीएनएस में क्या हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन, ठीक है। तो ये सीएनएस होगी। तो पहले तो स्पाइनल कॉर्ड में ना, तो ये सब यहाँ इस टॉपिक में ना कहीं भी स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र नहीं किया गया, बट ये आपको ध्यान रखेंगे कि शुरुआत में स्पाइनल कॉर्ड से ही होती है, राइट। तो सीएनएस पास ऑन टू द मोटर मैसेज, अब उसने वापस से इसको जवाब भेजा कि तुम जो है सो अपने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दो ब्लैडर की, और साथ साथ भैया यूरेथ्रल स्फिंक्टर तुम क्या करो, रिलैक्सेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, मैंने बताया था कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या करेगी, स्टिमुलेट रिलैक्सेशन करेगी, एंड स्मूथ मसल्स या फिर डिट्रेशन मसल कह लो, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है कि आपका यूरिन निकल जाता है। तो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, एंड न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज अ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, और जिसमें इतने इतने जो भी नर्व इम्पल्स का सेंस करके ले जाना, फिर वापस से रिस्पॉन्स आना, तो जितने भी मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है ना, तो दैट इज कलेक्टिवली नोन एज द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। लोकोमोशन में भी एक रिफ्लेक्स था, बट अब सिलेबस में नहीं रहा वो, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। एंड अब वही जनरल बातें मैंने यहीं से कॉपी करी, तो कुछ है नहीं। एंड एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे, यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो एंड वाटरी फ्लूइड, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होती हैं, एंड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ओडोर। ये बताया नहीं कैसा ओडोर, बट कुछ जो है सो आपको समझ आ जाएगा कि ये यूरिन की ओडोर है। आपने कभी अगर पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ किए होंगे तो यू मस्ट हैव बीन फैमिलियर विथ दिस काइंड ऑफ ओडोर, क्लियर। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया हम पर डे एक्सक्रीट करते हैं। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, और इसमें जो है सो बहुत सारी यूरिन को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती है जो यूरिन को अफेक्ट कर रहा हो, और यही चीज़ इसी चीज़ को हम डायग्नोसिस करने के लिए क्या करते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं, और उसमें हमको कुछ उसके डिसऑर्डर्स या फिर माल फंक्शनिंग की उसमें हमको पता करनी होती है, ठीक है। तो अगर यूरिन आपका अफेक्टेड है, यूरिन नॉर्मल नहीं है, मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ना, तो उस यूरिन को जो भी अफेक्ट कर रहा है हमें उसको पकड़ना है, उसको ढूंढना है। तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग द सैंपल्स ऑफ यूरिन एंड फर्दर वी डू द डायग्नोसिस, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जांपल इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज लाइक ग्लाइकोसूरिया, उस कंडीशन को बोल दिएंगे हमने ग्लाइकोसूरिया, एंड अगर कीटोन बॉडीज यूरिन के अंदर प्रेजेंट है दैट इज कीटोनूरिया। तो अगर ये ग्लाइकोसूरिया है और कीटोनूरिया है, इट मीन्स दिस इज द इंडिकेटिव ऑफ भैया डायबिटीज मेलाइटिस आपको हो गया है ना। इसका मतलब आपके अंदर इंसुलिन अच्छे से नहीं बन रही, ग्लूकागोन वगैरह सारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो फिर आप वहाँ जा करके उसकी मेडिकेशन कर रहा हो, उसके और फर्दर चेकअप कर रहा हो, डॉक्टर से मिलो, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी आपके घर में अगर शुगर के पेशेंट्स हों तो वो ब्लड सैंपल के साथ साथ यूरिन सैंपल भी देते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें वहाँ से और क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, है ना। और मिक्चुरेशन में ये सारी कहानी खत्म हो गई है। मिक्चुरेशन को 5-10 मिनट में वन शॉट वाले में पढ़ा देते हैं, बट बस मेरा तो आपको पता है कैसा है पर्पस है, सब कुछ आराम से ढंग से पढ़ना है, और एक बार पढ़ना है मज़े से पढ़ना है, एंड उसके बाद फिर आपको लेक्चर वेक्चर करने की जरूरत ना पड़े, आपके नोट्स बन जाएंगे, आप उस नोट्स के रिवीजन करो, क्वेश्चंस लगाओ, एंड
4 क्या, ठीक है। तो उसको ख़त्म करते हैं यार, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, एंड इस चैनल के साथ हमेशा बने रहें, लोगों को जोड़ें और हमारा थोड़ा ग्रो कराने में इसको हेल्प करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द।